सुरक्षा के लिए सहयोग, बेहतर उत्पादकता परिणामों के लिए श्रमिकों का अनुभव। जो हिंदी ना जानते हो, कोलैबोरेटिंग फॉर सेफ्टी, वर्कर्स इनसाइट्स फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी आउटकम्स, ये हमारे पैनल का सब्जेक्ट है। और 3 हमारे श्रमिक मित्र का फेमिनिन है क्या कुछ? हाँ, सखियाँ। ओके, सॉरी, मित्रियाँ तो नहीं होगा। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे साथ यहाँ आएं। कंचन शर्मा जी, हमारे फरीदाबाद सेंटर से हैं। ये आती हैं मथुरा से। मथुरा के बारे में किसको नहीं पता? बैठिए। राजेश कुमार जी, ये हमारे गुड़गांव सेंटर से आए हैं और यूपी में कासगंज से आते हैं। जी सर। इनके दाहिने हाथ में इंजरी हुई है, कंचन जी के बाएं हाथ में इंजरी है। और संदीप कुमार जी, ये हमारे मनेसर सेंटर से आए हैं, यूपी में कन्नौज से आए हैं। जो लोग कन्नौज से को जानते हैं उनको पता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना फ्रेग्रेंस सेंटर, खुशबू का सेंटर है। सरोजा जी इस पैनल को मॉडरेट करेंगी। हिंदी में मुझे नहीं पता मॉडरेट क्या होता है। हाँ, पिछले साल मई के महीने में हमारे गुड़गांव के ऑफिस में एक मीटिंग हुई थी। तो उसमें एक हमारे साथी ने बोला था कि एक नया डाई आया था उनके फैक्ट्री में और उनको बोला गया था उसको टेस्ट करना है। तो जब वो लगा के शुरू हुआ तो 2 बारी चलाने के बाद वो मित्र बोले कि ये डाई ढंग से कटा नहीं है, ये टूटने वाला है। तो सुपरवाइज़र ने बोला ऐसे हो नहीं सकता, तुम्हें क्या मालूम, मैं चला के दिखाता हूँ। और जब उसने चलाया सुपरवाइज़र ने तो 2 या 3 बारी में वो सच्ची में टूट गया। और क्योंकि इसने पहले बोला था कि ये टूटने का चांस है, तो वो थोड़ा सतर्क रह गया सुपरवाइज़र, या चांस की बात मान लो, बट जो भी है उसके भी हाथ बच गए। लेकिन उस दिन से ये कहते हैं कि मेरे को थोड़ा इज़्ज़त मिला। मेरे मैनेजर ने बुला के पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि ये डाई जो है टूटने वाली है, इसमें खराबी है। तो तब से मुझे लगा कि आप लोगों में जितनी तजुर्बा है, जितनी आप लोगों ने सीखी है, वो लोग शायद जानते नहीं हैं, इसलिए उसकी जो है जितनी महत्व देनी चाहिए उतनी दे नहीं पाते हैं लोग। और आज का ये हमारा जो पैनल है, इसी पे हमने शुरू किया कि थोड़ा सा आप लोगों से समझें कि आप लोग जितने साल से काम कर रहे हैं उससे आप क्या क्या जो है सीखे हैं, आप अपने फैक्ट्रीज़ को क्या सिखा सकते हैं, है ना। तो पहले आपकी थोड़ी सी परिचय और लोगों से करवा देती हूँ। तो थोड़ा जल्दी जल्दी में करेंगे ये परिचय पार्ट। आपका कितने साल का एक्सपीरियंस रहा है और कौन से मशीन में आप बैठे काम कर चुके हैं? राजेश जी। जी सर, मैं सन 2015 से इस लाइन में हूँ और सन 2016 से मैंने डाई मेकर हूँ, डाइयों का काम करता हूँ। सीट मेटल है, इंजेक्शन मोल्डिंग है, रबड़ मोल्डिंग है। तो एक्चुअल मैंने देखा है कि अक्सर हादसे बहुत हो जाते हैं, लेकिन वो हादसे कुछ डाइयों के प्रूफ भी होते हैं। अभी हमारी मैम ने बोला था कि डाई फट गई, तो जो डाइयाँ बनाते हैं तो डाइयों में कारीगरों की जो हमारा डिजाइनर होता है उसकी एक्चुअल गलती हुई होगी उसमें।
क्योंकि फिर दूसरी होती है कि यदि उससे गलती नहीं होगी तो हमारा बार कट पर जो मशीन जाती है डाई आती है तो उसमें गलती हुई कि उस सीट के हिसाब से हम अपना कैलकुलेशन उसमें करते देते हैं डिफरेंस। तो उसमें जो पंच और डाई जो होती है दोनों एक्चुअल एक दूसरे में लगते हैं जब ये हमारा पीस कटता है। तो हम वैसे 10 से 12% के बीच में देते हैं अपना। तो हमारी यदि 2 mm की सीट कट रही है डाई में तो उसमें हमारा 2 mm में हम उसे यदि हमारा पंच उसमें 10 mm का चल रहा है तो डाई के लिए हम 10.2 करेंगे 10% के हिसाब से। यदि वो 10% से कम रहता है तो एक्चुअल उसमें बराना पार्ट खराब होना और भी ज़्यादा कम हो जाता है, 8% तक तो खिंच जाता है। एक मेरे को बीच में पूछना था, आपको जो डाई कटिंग वगैरह है कोई पहले से ट्रेनिंग मिली थी, आपने ऑन द जॉब सीखी थी, कैसे की थी ये? जी मैं एक्चुअल पहले हेल्पर ही लाइन में गया था और उसके बाद में मैंने मशीनों के बारे में हमें ट्रेनिंग, छोटी सी कंपनी थी तो ट्रेनिंग तो नहीं दी, लेकिन एक हमारे जो डिजाइनर थे लक्ष्मण शर्मा हैं, उनके थ्रू मेरे को सारी जानकारी धीरे धीरे मैं उनके साथ में बैठता था, डिजाइनिंग करते थे तो मैं बैठता था। तो एक तरह से मेरे को बहुत अनुभव हो गया, आज भी उनके साथ में हूँ। अच्छा, 2015 से जुड़ा हुआ हूँ। वेरी। कंचन जी, आप बताइए, आप कितने साल से इस पे कर रहे हैं और आपको कोई ट्रेनिंग मिला? आप मशीन के बारे में क्या क्या बता सकते हैं हमको? मैं 2011 से इस लाइन में हूँ और मैं 24 में काम करती थी। तो वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे सुपरवाइज़र ने मशीनों के बारे में मीटिंग में समझाया था कि ऐसे ऐसे ये पार्ट होते हैं, यहाँ यहाँ तेल डलता है, और इन सब मशीनों के बारे में बता के फिर हमें ट्रेनिंग भी दी थी। तभी से मैं इस लाइन में हूँ। तो अभी आप मशीन में क्या क्या कर लेते हैं? जैसे मेरे को फ़ोन पे आपने बताया था कि आप पार्ट्स वगैरह अच्छी तरह जानते हैं वगैरह, तो उसमें क्या क्या आप कर लेते हैं? जैसे कि मशीनों पे बैठते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है मशीनों पे कि जब हम मशीन पे बैठे तो हमारे नट बोल्ट वगैरह देखना चाहिए। हमारा काम है कि भाई हम बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मशीन चलाते टाइम पे हमेशा बोल्ट पे और पैडल पे और अपने जो पीस हम अपनी सुरक्षा जो हाथ है ये जो हम पीस लगाते हैं तो बहुत हिसाब से लगाते हैं। ये नहीं है कि लगाया और इधर देखा उधर देखा, नहीं। जिस टाइम काम करते थे पूरा फोकस काम पे रहता है और अपनी सेफ्टी के साथ काम करते हैं। तो ये नट बोल्ट पुराने हो जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कुछ फ़र्क आता है आपको काम करने में? हाँ, जैसे कि अब कोई पैडल दाब रहे हैं तो अगर वो ठीक दब रहा है तो ठीक है, अगर वो लूज़ हो जाता है तो हम लोग मशीन छोड़ देते हैं और जाके कंप्लेन करते हैं कि ये पैडल लूज़ चल रहा है, स्टॉक लगाते ही हल्का सा टच करते ही आ रही है तो हम इसे नहीं चलाएंगे, इसका स्प्रिंग टाइट करवाओ। यदि वो पहली बात वो मने नहीं करते, यदि वो मने करते हैं तो हम साफ मने कर देते हैं। अच्छा, और आपका वैसे हादसा हुआ कैसे था? ये मैडम मतलब होली का टाइम का था, 2024 में मेरा कटा 23 मार्च को। तो उस दिन मैं मशीन पे काम कर रही थी, किसी ने बताया नहीं था कि इसका चाबी अटक रहा है। तो काम करते करते चाबी अटक गई थी और पीस लगाते में मशीन खड़ी मशीन आ गई थी। तो उसमें धोखा हो गया मुझसे। जब मैंने इस बात के लिए कहा तो बाद में मीटिंग वगैरह हुई तो उन लोगों ने डाई सेटर ने कहा इस बात को। जब मैं 2 महीने के बाद जब मुझे फिटनेस मिली थी, जब मैं फैक्ट्री गई थी तो वहाँ पे बोल रहे थे कि ये तो हमें पता था, ये तो होना ही था। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो डाई सेटर को पता रहती है, उसके बाद डाई सेटर के बाद स्टाफ और स्टाफ के बाद सीधा मेंटेनेंस वाले और ऊपर जो बैठते हैं उनको पता रहती है। मगर ये लोग सारे के सारे ना अगर गलती हो जाती है तो बात को दबा देते हैं। हाँ जी, बात दबा लेते हैं, बात को दबा लेते हैं। तो मेरे संग यही हुआ, एक दूसरे को पता था मगर इन्होंने बात को दबा लिया। संदीप जी, आपका बताइए कि कब से काम कर रहे हैं और कुछ ट्रेनिंग वगैरह मिली थी आपको, क्या क्या करते हैं आप? सर 2011 से हम भी कर रहे हैं काम जी। सर ट्रेनिंग तो ऐसे ही देते हैं क्योंकि प्रोडक्शन लॉस होने के चक्कर में कि बंदा जाएगा ट्रेनिंग रूम में बैठेगा, प्रोडक्शन हमारा लॉस होगा, इस चक्कर में ट्रेनिंग कम से कम मिलती है जी।
हाँ। क्या क्या मशीन पे काम करते हैं आप, क्या क्या जी जो है? ब्राम फोर्जिंग है जी, जो ऑटो कंपनी है, वो मतलब पार्ट बनाती है हीरो के, मारुति के, ये है जी। थोड़ा सा जोर से बोलिए, पीछे शायद अच्छा। सुनाई नहीं देगा। तो जी। आपके साथ हादसा कैसे हुआ था? हमारे साथ सर जी नॉकआउट जाम हो रहा था, जो मतलब पीस को उठाती है नीचे से वो, तो लाइन लीडर को हमने बोला कि साहब ये जाम हो रहा है, एक बार चेक करवा दो मेंटेनेंस से। तो वो चेक बोला आप चेक कर लो एक बार, हम ही को बोला उल्टा। तो हम देखने लगे उसको, तब तक ब्रेक फेल हो गई या क्या हुआ, तो पूरा हाथ चला गया जी। तो आपको पता था, फिर आप ठीक करने लगे थे? जी जी, वो मेंटेनेंस को हमने दे दिया, हमने कहा इनको मेंटेनेंस से करवाओ, लाइन लीडर को बोल दिया। तो वो बोले आप देख लो एक बार क्या मतलब है दिक्कत या नहीं है। तो हम इमरजेंसी लगा के वो ब्रेक फेल हो गई जी। तो इस पे आपको क्या लगता है कि आगे ये सब ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? उसके लिए जी मेन तो ब्राम फोर्जिंग में मेन तो होता है ब्रेक। ब्रेक से ही मतलब होगा तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, तो ब्रेक है यही मेन है, बाकी तो नहीं, अब जैसे ऑब्वियसली उसमें जो बिजली आ रही थी वो किसी ने काटा नहीं, आपको जो काम करना है उसके लिए। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं लिखा होता है कि इसको छेड़खानी मत करो, करने से पहले बिजली काटो, या जो भी नहीं। है ऐसा कुछ होता नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होता है जी। वो वर्कर अपने मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है जी, तो अब आवाज़ से समझते हैं कि मतलब ब्रेक में आ रही है, मतलब डाई में आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आवाज़ से महसूस करते हैं हम लोग। अब इतने साल में आप आवाज़ से ही जी, पहचान लेते हो जी। कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जी लेकिन आप खुद ठीक नहीं कर सकते हो, आप वेट करते हो किसी का, फिर वो नहीं हो हाँ। पा रहा है। मशीन में जो ये कह रहे हैं यही बात है कि मशीनों में जब आवाज़ आती है ना, तो उसी से ही पता लगता है, अनुभव हो जाता है, मतलब कि हाँ इसमें यहाँ दिक्कत है, तो वो जाके तुरंत बोलते हैं, मगर करते नहीं हैं हम लोग। अब आप इतने 10 साल 15 साल से आप लोग कर रहे हैं, अब जो कोई नौसिखिया आएगा आपके फैक्ट्री में, तो उसको आप क्या क्या बताते हैं या बताना चाहते हैं कि इस फैक्ट्री में ऐसा होता है या इस मशीन में ऐसा होता है, इसको ऐसे बेहतर कर सकते हैं, ऐसे क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे उनको? राजेश जी आप शुरू करें। मेरा तो इसके बारे में यही है कहना कि कोई हमारा नया वर्कर आता है तो उसको पहले हेल्पर ही में लिया जाता है, लेकिन आज के तौर पे कंपनी अपना प्रोटेक्शन के चक्कर में उसको हेल्पर की जगह भर्ती करते हैं और उससे मशीन चलाने लगते हैं। तो मैं कई बंदों से मिल चुका हूँ और मिलता हूँ कंपनियों में हेल्परों से। तो सबसे पहले वैसे हेल्पर को सिखाना चाहिए, जो उनसे जूनियर सीनियर होते हैं, ऑपरेटर हैं तो ऑपरेटर के बारे में उसको बताएं, जानकारी दें कि मशीन ऐसी नहीं ऐसी चलेगी, यहाँ से स्टार्ट हुई, इसमें ये कमी है। दूसरी बात, सबसे मेन पॉइंट की बात है कि यदि हमारी मशीन में कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले ऑपरेटर को पता चलता है, स्प्रिंग लूज होना, नट बोल्ट लूज होना, या कोई डाई में प्रॉब्लम आना, या फिर कोई हमारी चाबी में प्रॉब्लम आना, तो ऑपरेटर को ही वहाँ सेट डाउन देना चाहिए और उसको तुरंत अपने सुपरवाइजर को बोलना चाहिए कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको सही कराओ। यदि वो इस बात पे नहीं सुनता है तो मशीन को ना पकड़ें। दूसरी बात, सुपरवाइजर से मेरा यही कहना होता है कि उस पर उसको टाइम नहीं है तो उस पर सेट डाउन लिख के उसे लिस्ट लगानी चाहिए कि जो बंदा भर्ती हमने किया है वो उसको पढ़ ले और इस मशीन को न छेड़े। सही बात। लेकिन इस तौर पे विचार मैं देखता हूँ, कंपनियों में जाता हूँ टूल ट्रायल कराने, नए टूल बना के ट्रायल कराता हूँ जाके, तो आज के तौर में मालिक ऐसे हो गए हैं, इतने लालची हैं कि वो वर्कर की तरफ बिल्कुल सोचते नहीं, उनको प्रोटेक्शन चाहिए। अक्सर हाथ से देखो तो एक लास्ट में छुट्टी के टाइम पे ज़्यादा होते हैं, या 5 बजे छुट्टी हो रही है तो 4:30 5 के बीच में हादसे होते हैं, क्योंकि उन पर एक प्रेशर होता है कि घंटे का प्रोटेक्शन, लास्ट में 8 घंटे का इतना प्रोटेक्शन होना चाहिए। खत्म करवाओ।
तो उसका प्रोडक्शन रह गया तो फिर वो एक स्पीड बढ़ाता है। स्पीड बढ़ाने का चांस का भी मुझे मेरा कहना है कि उसमें एक सेफ्टी गार्ड होना चाहिए, बिल्कुल। या फिर सेंसर होना चाहिए कि बंदा ये ज़्यादा स्पीड से चला रहा है तो सेफ्टी गार्ड होगा, स्पीड पकड़ ही नहीं पाएगा। उससे मैंने एक अनुभव किया है कि 3 फायदे होते हैं। एक हमारा पीस का फ़ायदा, पीस खराब नहीं होगा। दूसरा, एक एक्सीडेंट तो होगा ही नहीं। तीसरा कि बढ़िया बेहतर प्रोडक्शन निकलेगा बिल्कुल और हमारा मार्केट में पार्ट अच्छा भी बिकेगा। बिल्कुल। स्पीड में क्या होता है जिसमें थोड़ा सेफ्टी सा नहीं मैं है। अब उनसे ओके। पूछती हूँ। कंचन जी, आप बताइए, आप क्या एडवाइस देंगे जो आपके जूनियर आ रहे हैं अभी इसमें, इस लाइन में जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे, उनको क्या आप सिखाएंगे आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि नई भर्ती होती है, नए बंदे आते हैं तो उनकी ट्रेनिंग 10 मिनट की या 15 मिनट की लेते हैं मशीनों पे कि चला के दिखाओ। यदि उन्होंने पार्ट सही से पकड़ लिया और जल्दी में 2 3 5 पीस चला दिया तो पास हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए फैक्ट्री में। कम से कम पहली बात तो यह है कि ऑपरेटर है भी या नहीं, उसका तो भाई ऑपरेटर के पास एक पेपर या सर्टिफिकेट कोई पेपर होना चाहिए जिससे कि बंदा अपने आप भी जाके कहे शान से कि हाँ मैं ऑपरेटर हूँ, मुझे ये जॉब आती है, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे काम आता है। और ऐसे ही किसी को भर्ती नहीं करना बहुत चाहिए। सही बात। क्योंकि इससे क्या होता है कि बंदा मालिक लोग को तो भाई अपने काम से मतलब है, सुपरवाइजरों को प्रोडक्शन से मतलब है, मगर वर्कर की तो हाथ चला जाता है, उसकी तो ज़िंदगी ख़राब होती है। तो मेरा तो यही कहना है कि जैसे हर एक चीज़ का सर्टिफिकेट होता है, इस तरीके से इसका भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। थैंक यू। हाँ जी, संदीप जी, जी आप क्या एडवाइस देंगे जो अब ज्वाइन कर रहे हैं आपके पीछे? जी जी उनको तो हम यही कहना चाहेंगे जी, जैसे मान लो ये दीदी बोल रही हैं, ये सही बोल रही हैं कि मतलब वर्कर काम करे या तो फिर हेल्परी लाइन में आया है तो उसको महीना के लिए ट्रेनिंग दो, महीना 15 दिन लगभग में, तो ये सही है। तो उसके बाद ही बोलेंगे कि अब मतलब वो खुद समझेगा बंदा कि हम चला लेंगे, तब चलवाओ उनसे। हाँ, ये है हमारे तो कहना सर। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल ले सकते हैं, आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, 5 मिनट्स। हाँ, सो 1 क्वेश्चन वी कैन टेक फ्रॉम एनीवन हु वुड लाइक टू आस्क। जब तक लोग सोच रहे हैं, मैं एक सवाल पूछता हूँ। ये जो आप काम कर रहे हैं पिछले 10-15 साल से, पिछले 5 साल कोविड और उसके बाद, आपको ये कितना काम करते हैं दिन में? मैंने सुना है आप दिन में 12 घंटे काम करते हैं शिफ्ट, जी हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, है ना? 12 घंटे 6 दिन। अगर ये सही है तो सही है, नहीं गलत है तो बोले। इसकी लोगों को क्या इन सैलरी मिलती है कुल मिला के, और उसमें कुछ बदलाव आया पिछले 3-4-5 साल में? जी सैलरी तो वही है 13,000 14,000। अच्छा, जी किसी और का कोई अलग ख्याल? इतना ही है या कुछ और? सर इसमें क्या है कि जैसे वर्कर 12 घंटे काम कर रहा है तो हमारी जो बड़ी कंपनी है तो वो तो अपना जो सरकार रेट है हेल्पर का मिनिमम, हाँ। उस हिसाब से सर सैलरी दे रही हैं। लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं तो वो तो सैलरी, ऑपरेटर की सैलरी लास्ट वही 12-13 हज़ार खिंच के है, और जो ओवर टाइम देते हैं तो हमारे सैलरी से डिवाइड करके घंटे का वो अपना जो हम करते हैं 2 घंटे 4 घंटे ओवर टाइम, वही पैसा सिंगल मिलता है, डबल नहीं देते। हाँ, तो क्या आप सब मान रहे हो कि एक हफ्ते में आप 12 घंटे 6 दिन काम करते हो हर हफ्ते? ऐसा ही होता है या कुछ अलग है? सर कुछ कंपनियां संडे की भी छुट्टी नहीं देती, हाँ, वो संडे को भी पार्ट टाइम में बुलाती हैं, हाँ, और कुछ कंपनियां हैं जो संडे को रेस्ट दे देती हैं, और ओवर टाइम में कुछ कंपनियां ज़बरदस्ती उनका माल फंसा हुआ तो वर्कर को रोकती हैं, प्रेशर देकर के भी रोकती हैं। आज एक हमारे साथ में अनीता जी जन नाम है शायद, उनके लिए छुट्टी नहीं मिल रही थी, जो हमारे साथ हमारी सेफ इंडिया हमारे जी जान से हमारे लिए लड़ रही है, वहाँ आज शामिल होने के लिए उनके लिए छुट्टी नहीं दी जा रही थी कि हमारा काम रुक रहा है। तो सर प्रेशर इतना है कंपनियों में हद से ज़्यादा वर्कर के ऊपर।
तो इस प्रेशर से 12 घंटे 6 दिन, इससे आपके काम में उसको सेफ्टी से करने से, उसको ध्यान से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप 12 घंटे 6 दिन काम करोगे, छुट्टी भी नहीं मिल रही, उससे काम में, सेफ्टी में, एक्सीडेंट में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? जी सर, फ़र्क तो पड़ेगा। ये भी हमारा एक शरीर है, जब हम अपनी गाड़ियों को भी रेस्ट देते हैं तो ये तो शरीर है, शरीर को वैसे 8 घंटे से ज़्यादा नहीं काम देना चाहिए। और 8 घंटे में जो मैनुअल वर्कर हैं बढ़िया काम करने वाले, वो 12 घंटे का काम दे देते हैं विदाउट प्रेशर के, और उन पर प्रेशर ज़्यादा फिर दिया जाता है, तो उस हिसाब से ज़्यादा हादसे भी मैंने देखे हैं। मैं तो सर चलता रहता हूँ कंपनियों में। मैं अभी एक जगह गया था, बावल में, एक इंडो कंपनी थी, उसमें 2 दिन पहले, तो वहाँ सर एक वर्कर पे इतना प्रेशर दिया जा रहा था कि मुझे घंटे में इतना प्रोडक्शन चाहिए। मैं वहाँ टूल ट्रायल करा रहा था, तो मैंने जो सुपरवाइजर था उससे बोला था, मैं सर ये आपका गलत है कि आपके वर्कर, जब आप छुट्टी होने का टाइम है वो वर्कर से प्रोडक्शन मांग रहे हो, उसने बोल दिया कि मैं 2 घंटे कल आ जाऊंगा पहले, तो आप कल ले लेना, इतना प्रेशर मत दो। So one last question, I think हाँ। तो मेरा एक सवाल है सभी से कि ये जो ट्रेनिंग और बिना ट्रेनिंग के वर्कर को मशीन पे सीधे बिठाने, उसका क्या सीधा संबंध वेज से है? क्योंकि कुशल, अकुशल और सेमी स्किल्ड वर्कर, क्योंकि अगर आप कुशल वर्कर है तो आपको सीधे उसको वेज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो फैक्ट्री क्या इसीलिए, अदरवाइज गवर्नमेंट ने इतनी IITs और ये सब बनाई है ना कि वर्कर जो है ITI कि ITI से वर्कर जाए, और ये मशीनें भी बहुत महंगी मशीनें। तो ये मेरा है कि मतलब वो बिना कुशल वर्कर को ले आएंगे, उसको कम पैसे देना पड़ेगा और मशीन पे बिठा दें, ये है क्या? नहीं, ऐसा आज के दौर में मेन चीज़ क्या हो गई है कि ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और वर्कर को सीधे कंपनी से अटैचमेंट नहीं दिया जाता, वो एक ठेकेदारी के थ्रू जाता है। और ठेकेदारी में क्या है कि वो मालिक को दिखाते हैं कि ये ऑपरेटर है, और हेल्पर को वहाँ भर्ती कर देते हैं। तो वहाँ तो जब कंपनी वाले जो सुपरवाइजर हैं उनको तो यही पता है कि ये ऑपरेटर है और वो हेल्पर, तो डायरेक्ट वो मशीन पे देते हैं, हादसा हो जाते हैं क्योंकि जानकारी नहीं है उन्हें। तो मेरा ये कि मैंने कई जगह, कई कंपनियों में, मैं जब सिर्फ इंडिया से मिला तो कभी मैं जाके कंपनी में भी ये सवाल करता हूँ कि सर आप हेल्परों से काम कराते हो, इनके लिए मीटिंग तो दिया करो, अरे हफ्ते में 1 दिन मीटिंग दे दो। ये जो कंपनियों में यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे यूनियंस होती है नहीं होती है क्या? नहीं, अभी तो almost none of them are part of union. Mr. Arya is here from BMS. He'll join the panel afterwards. He'll tell you the challenges of unionizing these people. Yeah. यूनियन है आपके फैक्ट्री के आसपास? आप कभी गए हो किसी यूनियन में बात करने? नहीं। नहीं। अगर कंपनी में जैसे कि किसी भी चीज़ को लेके आपस में कोई विवाद हो जाती है वर्करों में, अगर उस चीज़ के लिए एक दूसरे को लेके जाओ कि भाई मैं जा रहा हूँ ऊपर, तू भी मेरे संग चल, तो ऊपर सीधा यही जवाब देते हैं कि यूनियन यहाँ पे कर रही हो, तुम्हें यहाँ का मालिक बनना है, मतलब ऐसे जवाब मिलते हैं। तो आप लोग डर जाते हो फिर? डरने वाली बात है भाई, सभी को अपनी जॉब की वो रहती है। हाँ, हाँ जी। आप टारगेट्स की बात कर रहे थे कि रोज का एक टारगेट रहता है, तो थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे कि ये टारगेट्स मतलब जो होते हैं, क्या ये ऑप्टिमम टारगेट्स होते हैं? कितना टारगेट होता है? आप उस टारगेट को मीट कर पाओगे या बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही मीट कर और पाओगे? अगर That's नहीं right. हुआ हाँ। तो क्या हुआ? मतलब क्योंकि कभी कम मतलब इंसान है, कभी दिन में आपको कितने पीस बनाने हैं इसका कोई नंबर देते हैं या? हाँ। और अगर वो आसानी से आपसे हो जाएगा या बहुत मेहनत करके ही वो नंबर पहुंच पाएंगे आप, या अगर नहीं पहुंच पाए तो फिर क्या होता है? प्रोडक्शन का हाँ, प्रोडक्शन का ही।
घंटे में 600 पीस प्रोडक्शन मांगते हैं और नॉर्मली निकल जाता है, मगर वो निकलता तब है जब पार्ट के ऊपर रहता है। कोई होता है कि बहुत टाइट निकलता है तो उसका कम निकलता है। अब कोई कोई होता है कि बहुत फ्री निकलता है, वो ज़्यादा भी निकल जाता है, मगर हम लोग उतना ही निकालते जितना वो मांगते हैं, हम ज़्यादा नहीं देते। जब उतना माल निकालते हैं उसमें आपका रिस्क बढ़ जाता है। जब आप बोले टाइट तो वो क्या होता है? टाइट जैसे कि कोई कोई पीस में फोर्जिंग होती है, पीस लगाने के बाद वो फैलता है तो वो, और चैम्पर भी होता है तो वो टाइट हो जाता है। तो उसमें प्रोडक्शन जैसे माना 3000 मांगा तो 3000 नहीं निकल पाता है, 2200 निकल गया, 2000 निकल गया, 1500 ही निकल पाता है, तो बातें सुननी पड़ती है। जल्दबाजी में एक्सीडेंट होने का संभावना बढ़ती है। बढ़ती भी है, और फिर जब प्रोडक्शन निकालने, जैसे कि हम लोग तो अपना हिसाब से टाइट है जितना उस हिसाब से जब निकालेंगे ना, और जब वो प्रेशर बढ़ाते हैं तो फिर उसमें थोड़ी तेज़ी बढ़ानी पड़ती है, तो डर तो रहता ही है। तो ये हादसा है, ये एक्सीडेंट है या जुर्म है आपके हिसाब से? गलत है। गलत। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए तो एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। सरोजा जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था। ये मुझे प्रोडक्शन यूनिट में शिकायत प्रणाली समझनी थी। आपके प्रोडक्शन यूनिट में अगर जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन कराने का दबाव दिया जा रहा है या लगातार एक्सीडेंट्स हो रही है, तो कहीं पे शिकायत दर्ज करने की कोई प्रणाली है जो आपको पता है या आपके साथियों को पता है? कोई सिस्टमैटिक तरीके से ये काम हो रहा है? आप बताइए कुछ, अगर कुछ कंप्लेंट करना हो तो किसको करोगे? वो उसकी कोई सिस्टम बनी हुई है कि कुछ नहीं, प्रॉब्लम है तो किसको कोई बताओगे? सिस्टम नहीं, कोई सुनवाई नहीं है जी, कहीं सुनवाई नहीं है जी। That answer. अब आपने शिकायत तो है, लेबर कोर्ट है। So I think the next panel is waiting. यही So होता है। thank you very much. चल